Today in today's lecture we'll be talking about a very important concept, right, which might be asked in the form of 10 or a 20 marker. Ideology, right? So the basic structure of this lecture is going to be is firstly we'll be defining and conceptualizing what is ideology, right? यहाँ पे मैं introduce करूँगा एक political scientist है Andrew Haywood, right? उसके बाद we'll be talking about how we could link ideology with Weber and symbolic interactionism, right? Symbolic interactionism बोलेंगे, ideology is the form of framing, right? इसके बाद we'll talk about positivist, right? Positivist will reject ideology in sociology. They will say ideology leads to subjectivity, value judgments, preferences and opinions, whereas we should see reality as it is without any distortion, on the basis of facts, on the basis of empiricism, observation, experimentation. Then हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट, राइट, अगेंस्ट मार्क्स अल्थूजर और ग्रैम्स की बात करते हैं आइडियोलॉजी के बारे में. यहाँ पे मैं अभी तक जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कॉलर्स को, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, ग्राम्स्की कंसेप्ट ऑफ डुअल कॉन्शियसनेस, राइट, उसको देखेंगे. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट, तो यू शुड डेफिनेटली बी इंक्लूडिंग दिस स्कॉलर कार्ल मैनहाइम, राइट. कुछ इंक्लूड करो मैं मत करो, लेकिन इसका नाम होना चाहिए वहां पे. ही रोट अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, राइट. सो विल ट्राई टू डिस्कस दैट एज वेल. फिर कार्ल पॉपर, ही रोट अ बुक ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, और उस बुक में ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन ट्रुथ एंड आइडियोलॉजी, थियरी एंड आइडियोलॉजी. वो बोलते हैं आइडियोलॉजी इज द फीचर ऑफ क्लोज्ड सोसाइटीज, totalitarian regimes, military dictatorships, right, or a single party rule states, whereas truth is a feature of open societies and democracies. So he tries to distinguish between truth and ideology, theory and ideology, and he is seeing ideology in a very particular light. उनके एक particular perspective में ideology को define करते हैं, और ideology को basically वो बोलते हैं these are the features of totalitarian regimes, right. यहाँ पे मैं फिर से कार्ल पॉपर जो हमने पॉजिटिविज्म में पढ़ा था, रिजेक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड, राइट, फॉल्सिफिकेशन एंड रेफ्यूटेबिलिटी, उसको लिंक करूंगा आइडियोलॉजी से, राइट. उसके बाद देयर इज एन एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, राइट. दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू नेवर नो, दे माइट आस्क योर क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी एज वेल, राइट. दिस टॉपिक इज फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट. तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, राइट. सो कुछ लोग देख भी रहे हैं, एंड आई विल ट्राई टू एडवाइज देम टू वॉच इट विथ सर्टेन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव, राइट. यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स और सोसाइटी को मर्ज करके दोनों चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड माई मेन एम्फेसिस ऑन फ्रॉम ए सोशल टू परसीव इट और टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट टू यू फ्रॉम ए सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट में, राइट, अ बुक वॉज रिटन बाय डैनियल बेल, उसको पढ़ेंगे. Lastly, we'll be concluding this lecture with Francis Fukuyama, wherein he talks about the end of history and end of man's ideological evolution. He says the last man standing is not the communist man which Marx predicted. Rather, democracies have won, communism has fallen down, right? A disintegration of USSR has taken place. There is the Berlin Wall has collapsed, right? And ultimately, Western liberal democracies have won. Right. So this is the brief structure of the lecture. Now let us try to understand the concept of ideology. अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूं और एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूं कि आइडियोलॉजी क्या है, अ वेरी सिंपल डेफिनेशन वुड बी कि ये एक नज़रिया है जिसके थ्रू क्या है, आप अपने जो आपका सोशल वर्ल्ड है उसको देखते हो, राइट. दिस इज द वेरी सिंपल और ट्रू डेफिनेशन, राइट. It is your perception through which you see the social world or social reality around you. You try to comprehend and understand it using this tool or instrument of ideology, right? But हमें इस simple definition के beyond जाना है और हमें इसकी intricacies के बारे में जानना है, right? Now ideology आपने पढ़ा होगा कि all these are ideologies. Marxism, मैंने जब आपको बताया था, जहां इज्म लग जाए, दीज आर आइडियोलॉजीज विच आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स. मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, फंडामेंटलिज्म, नक्सलिज्म, माओइज्म, राइट, टोटलिटेरियनिज्म विच इंक्लूड्स फासिज्म एंड नाजिज्म, ऑल दीज आर आइडियोलॉजीज, ठीक है. तो आइडियोलॉजी इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ आइडियाज, अ सिस्टम और बॉडी ऑफ आइडियाज, राइट. इट रिफर्स टू अ
more than one idea. It comprises of multiple ideas. It is a ideology is a set of ideas, right? Now all these ideas, these are in sync with each other, right? अगर आप particular ideology held करोगे तो all these ideas are in sync with each other, right? They are coherent, they are structured, right? Which are coherent and structured, right? Now these ideas are held by an individual. Everyone is driven by some sort of ideology, right? These are held by individuals or group of individuals. About what? ये ideas किस चीज के बारे में है, right? Through which they comprehend, view, perceive, understand the social world around them, the social reality, या फिर the social order जिसमें वो क्या है, जिसको वो inhabit करते हैं, उसके थ्रू उसको देखते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली, अगर मैं ऐसा सेट बनाता हूँ, राइट, तो उसमें क्या है, दीज आर मल्टीपल आइडिया, I1, I2, I3, I4, I4. इसी को आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो, कोहेरेंट करो, इनको स्ट्रक्चर्ड करो, राइट? दीज शुड नॉट बी इंटरनली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर्स. और इसके बेसिस पे क्या है, आपकी आइडियोलॉजी का है कंस्टिट्यूट की जाती है, और उसके बेसिस पे है ना आप अपनी सोशल रियलिटी को देखते हो, डिस्क्राइब करते हो, राइट? ठीक है. नाउ और इसके थ्रू आप जब सोशल रियलिटी, सोशल वर्ल्ड और सोशल ऑर्डर को देख रहे हो, तो यहां पे आप ना खाली डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाउ द सोशल रियलिटी और सोशल वर्ल्ड एक्चुअली इज, कैसा है, बट कैसा होना चाहिए, एंड हाउ इट शुड बी. तो हम बोल सकते हैं आइडियोलॉजी इज बहुत डिस्क्रिप्टिव, इट डिस्क्राइब्स द सोशल रियलिटी एज वेल एज इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स द सोशल रियलिटी कि वो होनी कैसी चाहिए, सोशल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, राइट? ठीक है. नाउ दिस आइडिया इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, राइट? दिस आइडियाज और आइडियोलॉजी, इट शेप्स आवर माइंडसेट, राइट? इट शेप्स आवर थॉट सिस्टम्स, इट शेप्स आवर कॉन्शियसनेस, इट शेप्स आवर वैल्यू सिस्टम्स, इट शेप्स आवर बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, एंड देयरबाय इट इन्फ्लुएंसेस और डिटरमाइंस और शेप्स और ड्राइव्स अस टुवर्ड्स एन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन एज वेल. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. अब एंड्रयू हेवर्ड एक स्कॉलर थे, पॉलिटिकल साइंस में जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है एंड्रयू हेवर्ड की, राइट, पॉलिटिकल थॉट की बुक्स, उसमें जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, राइट. तो वो क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी इज ए कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज, राइट, हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स or group of individuals, right, about the social world in which they live, right, and this leads to collective and organized action. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विल बी लिंकिंग आइडियोलॉजी विद रिवोल्यूशन. आइडियोलॉजी कैसे, मैंने बोला कि इट शेप्स मेन्स थॉट एंड देयरबाय इट ड्राइव्स मैन टुवर्ड्स अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्शन. तो आइडियोलॉजी विल काइंड ऑफ जिस इंडिविजुअल्स को जिसकी कॉन्शियसनेस को इनकैप्सुलेट करते हैं, जिसके थॉट्स को इनकैप्सुलेट करती है, उनके एक्शंस को भी ड्राइव करती है, राइट. और जो मैंने बोला व्हेन आइडियोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज प्रिस्क्रिप्टिव, अगर कुछ सोशल वर्ल्ड के साथ कुछ गलत है, सोशल रियलिटी और सोशल ऑर्डर के साथ कुछ गलत है, राइट, और जिन लोगों के, जो लोग ये आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, दे विल ट्राई टू चेंज दिस वर्ल्ड. So ideology also leads to collective and organized action, wherein these individuals will be coming together in order to shape or modify this social reality. ठीक है. तो collective and organized action हम पढ़ेंगे social movements में, what is collective, which seeks either to preserve, या तो वो सोचते हैं कि जो present social order है वो ठीक है, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है. हम पढ़ेंगे आगे कार्ल मैनहाइम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. वो बोलते हैं इट सीक्स टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, कि कुछ गलत नहीं है, इसी को संभाले रखो, राइट. कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट की रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी जैसे कैपिटलिज्म इज गुड, कुछ गलत नहीं है, इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट. और कोई भी इसको कुछ भी अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, देन स्टेट कम्स इन फॉरवर्ड. मैंने बोला था स्टेट इज द रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल फेस ऑफ द बुर्जुआ, और स्टेट defends the this system or this social reality or the world in which or social order, right. ठीक है. which
सीक्स आइदर टू प्रिजर्व और अमेंड, मॉडिफाई एंड ओवरथ्रो द सोशल ऑर्डर, या फिर उसको चेंज करो, अमेंड, मॉडिफाई, या फिर बिल्कुल ओवरथ्रो और कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग कर दो सोशल ऑर्डर की। नाउ इससे क्या आपको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने देखा एंड्रयू हेवर्ड, तो हमने देखा कि आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स एन अकाउंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, और एग्जिस्टिंग सोशल रियलिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर कैसा है, मार्क्सिज्म बोलेगा इट टॉक्स अबाउट इविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इज एन इविल सिस्टम, इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉइटेशन है, ओप्रेशन है, राइट। तो इस आइडियोलॉजी के थ्रू क्या है, आप अपने वर्ल्ड को समझ रहे हो, सोशल रियलिटी को समझ रहे हो, और उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देख रहे हो और उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो कैपिटलिज्म को जब मार्क्स ऑब्जर्व करते हैं, वो अपना ही थियरीज और सेट ऑफ आइडियाज देते हैं, दैट इज, और जो उनको हेल्ड करता है उन आइडियाज को, वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। तो वो क्या बोलेगा, कैपिटलिज्म इज इविल। ऐसे फेमिनिज्म क्या बोलेगा, स्पेशली रेडिकल फेमिनिज्म, पैट्रियार्की इज इविल, पैट्रियार्की को डिस्क्राइब करेगा। तो हमने जितनी भी थियरीज ऑफ पैट्रियार्की पढ़ी थी, व्यूज पढ़े थे फेमिनिस्ट के अराउंड रिगार्डिंग पैट्रियार्की, तो हम बोल सकते हैं दैट इज दीज आइडियाज आर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म थ्रू विच दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब दिस सोशल रियलिटी और सोशल वर्ल्ड और सोशल ऑर्डर, राइट। ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद या तो जो उसके फेवर में है उस सोशल वर्ल्ड के, राइट, जैसे मैन विल ट्राई टू प्रिजर्व और प्रमोट और प्रोटेक्ट दिस पैट्रियार्कल ऑर्डर, ठीक है। और अब फेमिनिस्ट बोलेंगे जो स्टेट है और सारी पावर है मैन ही कंट्रोल करते हैं, तो वो है क्या है, फेमिनिस्ट बोलेंगे हमें एक्टिविज्म करना पड़ेगा, फीमेल को रिवोल्यूशन लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू चेंज दिस, राइट। ऐसे ही क्या है, आइडियोलॉजी के थ्रू क्या है, यू एडवांस और आउटलाइन और प्रोपगेट, राइट, प्रॉपरली क्लियर करो कि क्या कैसे क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, यू प्रॉपरली आउटलाइन और एडवांस और प्रोपगेट अ मॉडल ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर, कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए और गुड सोसाइटी कैसी होती है। मैंने बोला इट इज ऑल्सो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यू आर प्रिस्क्राइबिंग। तो मार्क्स ने क्या प्रिस्क्राइब किया अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, कम्युनिस्ट यूटोपिया, राइट, एन इगैलिटेरियन वर्ल्ड, अ क्लासलेस वर्ल्ड इन विच देयर विल बी नो क्लास, जहां पे मैन वन डायमेंशनल नहीं होगा, मैन विल बी मल्टी डायमेंशनल, राइट, एलियनेशन नहीं होगा ऑफ वर्क, बिकॉज मैन विल बी परस्यूइंग हिज पैशन, हिज इंटरेस्ट, राइट। So there will be no alienation also. So he is prescribing prescribing a vision of good society through his ideology. ऐसे ही रेडिकल फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, abolition of patriarchy and its institutions like family, शूलर स्मिथ फायरस्टोन, राइट, उन्होंने तो बोल ही दिया था इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली और मैरिज इनको क्या अबॉलिश कर देना चाहिए, राइट। वुमेन शुड नॉट बी गिविंग बर्थ, abolition of मदर हाउसवाइफ रोल, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी से कंसीव होना चाहिए, ठीक है। सो दे आर आउटलाइनिंग नॉट दे आर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड, दे आर आउटलाइनिंग द विजन ऑफ अ गुड सोसाइटी, राइट। सो दिस इज ओनली इन द केस who are changing seeking to amend, modify and overthrow the social order, but there are also certain ideologies which we can say are conservative ideologies which seeks to promote, protect the present social order, which seeks to promote status quo, राइट, कोई सोशल चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों ही हैं, राइट। तो वो क्या होंगे, वो क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, करंट ऑर्डर इज गुड, ठीक है। और जो चेंज करने वाले बोलेंगे, लास्टली इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर कैन बी ब्रॉट अबाउट, ये चेंज कैसे लेके आया जाए। तो जब मार्क्स बोलते हैं प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, इसके थ्रू ये चेंज आएगा, ठीक है। ऐसी फेमिनिस्ट बोलते हैं शूलर स्मिथ फायरस्टोन, टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज आएगा, राइट। वुमेन शुड बी यूनाइटिंग, फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन लानी चाहिए, अबॉलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ पैट्रियार्की। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ऐसे फंडामेंटलिज्म प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या गलत है, मॉडर्निटी गलत है, हमारी वैल्यूज को थ्रेट कर रही है, राइट। सो दे विल स्पीक अगेंस्ट वुमेन्स राइट, वुमेन्स स्फेयर बिलोंग्स टू व्हाट, होम, दे विल स्पीक अबाउट ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, they will speak about absolute commitment to this religious beliefs, values and ideology। तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि कैसा है अभी रियलिटी, वी आर ड्रिवन बाय मॉडर्निटी, हमारी कुछ प्रॉपर वैल्यू सिस्टम से नहीं है। सो दे विल
it is a like kind of a passing value judgments. These are ideology is subjective in nature. It means preferences, opinions, views and ideas. वो मॉडर्निटी वाले वर्ल्ड को क्या है, एकदम खराब बोलेंगे, फंडामेंटलिस्ट, एंड दे विल सजेस्ट व्हाट, गोइंग बैक टू द पास्ट, लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन्स, डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर होली बुक्स. उसी के कन्फर्मिटी में आपको जीना है, तो वो ऐसा इमेजिन करेंगे, एक यूटोपिया भी वो इमेजिन करेंगे जहां पे फॉर एग्जांपल एवरीथिंग विल बी फॉलोड इन एब्सोल्यूट एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, राइट, और बाइबल और एनी हिंदू स्क्रिप्चर्स फॉर दैट मैटर. और इसको कैसे लेके आया जाए, वो रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये वायलेंट मीन्स बोलेंगे, टेररिज्म बोलेंगे, राइट, पॉलिटिक्स के थ्रू हमें कैप्चर करना है, स्टेट पावर कैप्चर करनी है, जैसे तालिबान बोल रहे हैं. सो ऑल दीज आर आइडियोलॉजीज. ऐसी टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म, नाजिज्म ने क्या बोला, क्रिटिसाइज किया जर्मनी को, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, फासिज्म ने भी, कि दिस इज रॉन्ग. और क्या प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने भी एक यूटोपियन वर्ल्ड बनाया कि हम ऐसे इन्विसाइज करते हैं कि जैसे हिटलर बोल रहे थे जर्मन रेस आएगी, प्योर आर्यन जर्मन रेस, जिनकी ब्लू आईज हो, राइट, ब्राउनिश हेयर हो, दिस इज द प्योर आर्यन रेस. और लेबनस्ट्रॉम की पॉलिसी दी कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो खाली इसी रेस के लिए होने चाहिए. एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. We are the most fittest race and it is very natural for us to rule the world, and he talks about elimination of other races or subjugation of other races, right. तो उसने भी ऐसे प्रेजेंट को डिस्क्राइब किया. then he wanted to change this, फिर उसने वो बताया टोटलिटेरियनिज्म, हम एक आइडियल सोसाइटी लेके आएंगे तो एवरीवन हैज टू ओबे आवर डायरेक्शंस. टोटलिटेरियनिज्म, वी विल कंट्रोलिंग द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट पब्लिक और प्राइवेट एज वेल, total aspects of life. Totalitarianism, fascism, nazism. Now I hope this is clear. तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, right, therefore men view the social reality through the lens or prism of ideology. तो men क्या है, एक पर्दा उसके आगे, राइट, पर्दा किसका है, एक लेंस है, एक प्रिज्म है, जिसके थ्रू वो आइडियोलॉजी को जिसके थ्रू वो सोशल रियलिटी को देख रहा है. और ये लेंस क्या है, through the lens of ideology he is capturing the social reality, he is describing the social reality, and he is also prescribing how the social reality should actually be, right. Now ideology में क्या है, हम totality of reality को कैप्चर नहीं कर सकते हैं. ideology always means कि you are seeing the partial truth only. ऐसा नहीं है कि फेमिनिस्ट गलत बोल रहे हैं, मार्क्सिस्ट गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनको पार्शियल ट्रूथ दिख रहा है, उनको क्या है, डिस्टोर्टेड पिक्चर ऑफ रियलिटी दिख रही है, कंप्लीट रियलिटी नहीं दिख रही है, राइट. एंड दैट इज आई ऑलवेज इज आइडियोलॉजी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. आइडियोलॉजी इज सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, राइट, विच प्रेजेंट्स अ पार्शियल और इवन डिस्टोर्टेड पिक्चर ऑफ रियलिटी. अब मैं इसको लिंक करूं वेबर से, वेबर क्या बोलेंगे, सोशल रियलिटी इज इनफाइनाइट, आप उसको कैप्चर ही नहीं कर सकते. इट इज केओटिक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी are unorganized, they might be in contradiction with each other, it is contradictory also. There are millions of interactions which are going on in the social world. So through ideology, what man is trying to do is using instrument or tool of ideology, right, he is trying to understand or comprehend this social reality and thereby making it what, organized, not unorganized, coherent, right, and limited. ठीक है, उसी को लगता है कि यही सोशल रियलिटी है. ऐसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या बोलेंगे कि आइडियोलॉजी क्या है, इट क्रिएट्स इट लीड्स टू वर्ल्ड व्यू, राइट. वर्ल्ड व्यू हमारा नजरिया तैयार करती है, हमारा वर्ल्ड व्यू तैयार करती है कि हम सोशल रियलिटी, सोशल वर्ल्ड और सोशल ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं, राइट. सो थ्रू आइडियोलॉजी हमने देखा ना, इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट, इंटरप्रेटिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रियलिटी. इसी के थ्रू हम सोशल रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द टूल ऑफ आइडियोलॉजी, राइट. और वो बोलते हैं आइडियोलॉजी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है. सोशल रियलिटी को मैन ऑर्गेनाइज करके देख रहा है आइडियोलॉजी के थ्रू, आइडियोलॉजी मीडिएटिंग है, और उसके थ्रू कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और अपना ही एक वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक नजरिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट.
ठीक है, और उस नजरिए के हिसाब से ही उसका एक्शन इज ड्रिवन, राइट। और ये नजरिया मीनिंगफुल है, राइट, कि किस ऑब्जेक्ट के साथ आपको कैसे एक्शन करना है, रिस्पॉन्ड करना है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यही बोलते हैं। तो जैसे आइडियोलॉजी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब कि जैसे एक फोटो फ्रेम है, आपने रियलिटी को कैप्चर किया फोटो फ्रेम के थ्रू ना। अब ये जो फोटो फ्रेम हम बाद में देखोगे तो जो एक्चुअल में जो सारी चीजें चल रही थी वहां पे, तो क्या आप पूरी रियलिटी कैप्चर कर पाए? नहीं। देयर वर इमोशंस इन्वॉल्व, पीपल्स की मूवमेंट हो रही थी, अलग अलग लोग बातें कर रहे थे, तो आपने तो पर्टिकुलर लिमिटेड एस्पेक्ट ही कैप्चर कर पाए रियलिटी का। सो इट इज आइडियोलॉजी इज लीड्स टू फंक्शन ऑफ फ्रेमिंग। जो वही इसी की बात आ जाती है, इनफाइनाइट रियलिटी है उसको लिमिटेड कर दिया आपने। तो अ वे ऑफ लुकिंग एट, इंटरप्रेटिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड, राइट। और ये बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड ओनली इफ यू हैव अंडरस्टूड, ओनली हैव यू गॉन थ्रू द लेक्चर्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, right? Ideology performs the function of framing. A photo frame captures only certain things, right, and exclude other things from view or consideration, right? Some people were commenting that they were not able to understand कि, और मेरे को बोला कि सर आप थोड़ा सा हिंदी मीडियम में बताइए। देखो बेटा, every word that I am using here, मैंने ऑलरेडी जो ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी उनका सब का डेफिनेशन दिया है, प्रॉपर उसको समझाया है। नो आई कांट अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन दोज डेफिनेशंस अगेन। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो देन दिस इज मैं ये लेके चलता हूं कि यू ऑलरेडी नो अबाउट दोज टर्म्स। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, इट इज नॉट ड्यू टू द बैरियर्स और ऑफ लैंग्वेज, राइट। Now this is a very simple language, आप समझ पाओगे। You are not able to understand this because you have not gone through the previous lectures. So I'll advise you to watch these lectures from lecture number 1, ठीक है। तो एक सी, अब इसको पूरे को मैं कंक्रीटाइज करता हूं एक वर्ड से। जैनिज्म एक फिलॉसफी है अनेकंतवाद की, राइट। जैनिज्म में फिलॉसफी है अनेकंतवाद। जो फिलॉसफी पढ़ते हैं उनको पता है इसके बारे में, सबसे पहले इसी को पढ़ाया जाता है। तो जैना भी यही बोलते हैं कि रियलिटी इज इनफाइनाइट, उसके इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स है रियलिटी के, ठीक है। तो हर एक आदमी अपने नजरिए से, अपने चश्मे से, अपने लेंस के थ्रू एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट देख पा रहा है रियलिटी का। उसको क्या लग रहा है, दिस इज द टोटलिटी ऑफ रियलिटी। तो जैना बोलते हैं कि वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ओनली पार्शियल पिक्चर है रियलिटी की। तो दूसरा जो देख रहा है रियलिटी के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को देख पा रहा है, उसके लिए वो भी ठीक है। नो, ऑल दीज आर ट्रू टू सम एक्सटेंट, दीज आर बट ओनली पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी। मतलब आपका क्या है, इनलाइटनमेंट नहीं हुआ है। इसके थ्रू आप समझ सकते हो। तो एक स्टोरी है, राइट। कुछ लोगों को बुलाया गया, उनके आंख पे पट्टी डाल दी गई और एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो हाथी था। तो किसी ने पूंछ पकड़ ली, राइट, तो बोलता है कि दिस इज रोप, ठीक है। किसी ने पैर देखे तो बोलते दीज आर पिलर। सो दिस इज हाउ रियलिटी इज पार्शियली देख पा रहे हैं, राइट। तो जो साधु जा रहे थे, जिनकी आंख पे पट्टी नहीं थी, वॉज एनलाइटेंड, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ एनालॉजी। वो बोल रहे आप सभी सही हो, राइट, पर पार्शियली सही हो, पार्शियल। तो आपको जो रियलिटी दिखेगी आइडियोलॉजी के थ्रू, इट इज डिस्टॉर्टेड, इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर, इट इज अ पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी, ठीक है। जैसे आप पानी में देखते हो, राइट, और उसमें लकड़ी डाल दो तो लकड़ी आपको बेंट दिखेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत देख रहे हो, पर आपकी जो रियलिटी वो ऐसे ही, जैसे आप पानी को देख रहे हो, लकड़ी बेंट दिखेगी, एक्चुअल में स्ट्रेट है। दिस इज हाउ थ्रू आइडियोलॉजी यू आर सीइंग द रियलिटी, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट पॉजिटिविस्ट आर सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, राइट। उनका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइडियोलॉजी को और सोशियोलॉजी को कैसे देख सकते हैं, राइट। आइडियोलॉजी को हम सोशल रिसर्च में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। एज वी नो कि आइडियोलॉजी इज अ सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। Different people having different ideology will be perceiving this social reality in a different manner, in a subjective manner. उनके बीच में कॉमननेस नहीं होगी, राइट, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी।
और ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो एवरीवन विल नॉट बी कमिंग टू द सेम कंक्लूजन रिगार्डिंग द सोशल वर्ल्ड, सोशल रियलिटी और सोशल ऑर्डर. सिंस एवरीवन इज नॉट कमिंग टू द सेम कंक्लूजन, तो हम एक यूनिवर्सल थियरीज नहीं बना सकते, जनरल लॉज नहीं बना सकते. साइंस के प्रिंसिपल्स तो यही कहते हैं कि एवरीवन शुड कम टू द सेम कंक्लूजन रिगार्डिंग लॉज ऑफ रिगार्डिंग नेचर, ताकि उसके बारे हम यूनिवर्सल थियरीज या फिर लॉज को बना सकें, राइट. सो whereas पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, देयर शुड बी नो सब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में क्या होनी चाहिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट. दे से सोशियोलॉजिकल रिसर्च शुड बी अनडाइल्यूटेड, इट शुड बी अनडाइल्यूटेड, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट बेस्ड ऑन वंस सब्जेक्टिविटी, वंस आइडियोलॉजी, वंस वैल्यूज, one's preferences, one's ideas, one's opinions, one's value judgments, right. तो क्या बोलते हैं, sociological research should be based on impartiality. अगर आप आइडियोलॉजी ड्रिवन हो then you cannot be impartial, क्योंकि आप you will be tilted towards this ideology and through this ideology you are viewing the social reality. Impartiality, neutrality और detachment की बात करते हैं ये, right. वो क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग द रियलिटी एज इट इज, यू शुड डिस्क्राइब द रियलिटी एज इट इज, राइट, एंड नॉट हाउ इट शुड बी. यू शुड नॉट बी पासिंग वैल्यू जजमेंट्स कि समथिंग इज गुड, समथिंग इज बैड, समथिंग इज डिजायरेबल, समथिंग इज अनडिजायरेबल. नो, दिस इज नॉट द अप्रोच ऑफ ए गुड सोशियोलॉजिस्ट, स्पेशली अ पर्सन हु इज अ पॉजिटिविस्ट, right, and they are arguing for positivism in sociology, right. You should view the reality as it is, right. Indulge in empiricism, use your senses, indulge in observation, collect facts, describe the reality as it is. You should not be prescriptive about it, or even you should not be basing it on the basis of your values or preferences, ideas, opinions or ideology, right. तो देखो यहां पे अगर मैं इसको वेबर से लिंक करता हूं तो वेबर इज नॉट अ पॉजिटिविस्ट, राइट, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म इन हिज वर्क. वैल्यू रेलिवेंस की बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, अ सोशियोलॉजिस्ट शुड बी अ सोशल रिसर्चर, ही इज अ सोशल रिसर्चर एंड ही इज नॉट अ सोशल प्रीचर. उसका काम सोशल प्रीचिंग करना नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको बस वो रियलिटी को डिस्क्राइब करना है, राइट. क्या अच्छा क्या बुरा है, दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस टू डिसाइड. It is not the work of a neutral academician. His work is purely to observe, to see, right, on the basis of absolute value neutrality. However, he speaks about relevance, क्योंकि values का काम आता है in choosing the topic of research, right. A sociologist should be a social researcher, not social preacher. अब इसी को ही कौन क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल थियरिस्ट. जब मैं नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज पढ़ा रहा था आपको, then I specially talked about critical theorists, राइट. मार्क्यूज हमने पढ़ा था और भी स्कॉलर्स देखे थे. तो क्या बोलते हैं, अ सोशियोलॉजिस्ट इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर और इज ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट. ही इज स्टडिंग सोसाइटी, ही इज डायग्नोजिंग द सोसाइटी, द वेरियस इविल्स ऑफ द सोसाइटी. हिज objective should be to point out these evils and to eradicate these evils. Otherwise it would be the utility of sociology. A sociologist is also a social activist, right, and thereby he should be indulging in what, praxis, theory plus values, theory plus action. He should not be an armed chair researcher, right, and to construct a good society, right. So they basically talk about role of values and they're emphasizing on uncovering the social reality. and the social reality, वो बोलते हैं ना कि आप तो बोल रहे हैं ऐसे कि ऐसे देख लो, वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है. दिस सोशल रियलिटी क्या है, ये जो वेरियस लेयर्स हैं उनके नीचे हिडन है, सटली हिडन है, आपको पता भी नहीं है एक्चुअल सोशल रियलिटी क्या है. तो यू हैव टू अनकवर दिस सोशल रियलिटी. यू कैन नॉट सी द रियलिटी एज इट इज, यू हैव टू अनकवर दिस and thereby you have to be very critical in your approach as a sociologist. Once you have uncovered this reality and you have made the masses aware of their exploitation, thereby you will be passing an agenda, a program,
to change this reality for the betterment of society, because you have diagnosed the evils. So you should actually be value judgment. You should be describing something as good or bad, something as desirable and undesirable. This is what critical theory start talking about. फिर बात करते हैं मार्क्सिस्ट की, राइट? तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी इज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी के बारे में मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी इज एक्चुअली अ टूल और इंस्ट्रूमेंट which is kind of created by the ruling class in order to deceive, manipulate the subject class, ताकि उनको रियलिटी ना दिखे, ताकि वो ब्लाइंड रहें, ताकि फॉल्स कॉन्शियसनेस रहे उनके बीच में, राइट? आइडियोलॉजी इज अ रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. ठीक है. एक इंटरेस्टिंग फीचर जो मैंने अभी डिस्कस नहीं अभी तक कभी भी किसी भी लेक्चर में, एक न्यू एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है. आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि खाली रूलिंग क्लास सब्जेक्ट क्लास में वो करेगी, इंजेक्ट करेगी. दिस इज ऑल्सो हेल्ड बाय द रूलिंग क्लास ऑल्सो, राइट? रूलिंग क्लास भी इसको हेल्ड करते हैं और इसमें बिलीव रखती है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो इसमें बिलीव नहीं रखते और ऐसे ही डेलिबरेटली प्रोपगेट कर रहे थे. एक्चुअली बिलीव इन इट और उसके बाद वो प्रोपगेट करते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट एन, दिस बिकम्स रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी बिकम्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी. ठीक है. नाउ सी, हमने क्या पढ़ा था? आइडियोलॉजी इज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, राइट? आइडियोलॉजी इज समथिंग बैड. अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही इज ऑल्सो सेइंग आइडियोलॉजी इज बैड बिकॉज आइडियोलॉजी इज ऑलवेज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी आपको ट्रू पिक्चर देखने ही नहीं देती. जो सच है उस पर आइडियोलॉजी ने क्लॉक डाला हुआ है, इनविजिबल क्लॉक, एक पर्दा डाला हुआ है जिसकी वजह से जो रियलिटी है वो हिडन है. तो आप जैसे ही ये क्लॉक हटाओगे आइडियोलॉजी का, यू विल एक्चुअली सी द रियलिटी. तो आइडियोलॉजी को बेकार ही बोलते हैं वो. ठीक है. आइडियोलॉजी इज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? सुपर स्ट्रक्चर. आइडियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. ठीक है. सुपर स्ट्रक्चर एंड इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? इकोनॉमी, इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आइडियोलॉजी सुपर स्ट्रक्चर में है, इकोनॉमिक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? डिटरमाइन करता है आइडियोलॉजी को, राइट? ठीक है. तो जिस टाइप की कंडीशंस यहां प्रेजेंट होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस टाइप की ही आइडियोलॉजी क्रिएट होगी सुपर स्ट्रक्चर में. और जो सुपर स्ट्रक्चर है क्या करता है? वापस इंटर्न सपोर्ट करता है इन कंडीशंस को, इनको लेजिटिमाइज करता है, इनको और स्ट्रेंथन करता है ताकि इनकी कंटिन्यूएशन और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, राइट? आई होप यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ मार्क्स. तो हमने क्या पढ़ा था? हेगल वर्सेस मार्क्स. मार्क्स क्या बोलते हैं? इट इज द मटीरियल बीइंग, the economy. Man when interacts with nature to extract resources in order to support his needs. Materialism, material being, economic infrastructure which determines your consciousness. हेगल क्या बोलते हैं? Consciousness determines your material being. What is ideal? That is real, and what is real? That is rational. बोला हेगल ने, हमने पढ़ा था हेगल वर्सेस मार्क्स. तो वो क्या बोलते हैं? It is your ideology which determines your reality. मटीरियल रियलिटी. और वो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इट इज योर मटीरियल बीइंग, राइट? ऐसे ही कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी नहीं हो जाती. अगर मैं आपकी अभी आइडियोलॉजी की बात करूं, मैं अपनी आइडियोलॉजी की, और मेरी जो कॉन्शियसनेस है इन दिस वर्ल्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज लिविंग इन अ फ्यूडल ईरा एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज लिविंग इन द slave mode of production and will be different from the consciousness of the person who is living in the primitive communism. This consciousness is always going to be different because that is a product of man's interaction with nature. ऐसे अपने आप ही आइडियाज नहीं बनते. मैन जब इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज नीड्स, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, तभी उसके माइंड में आइडियाज क्रिएट होते हैं, राइट? तो मैंस आइडियोलॉजी और कॉन्शियसनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हिज इंटरेक्शन विद नेचर, राइट? दैट इज हिज बाई प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल बीइंग और इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है ना, यहां पे फोकस करते हैं. तो इकोनॉमिक बेस डिटरमाइन करता है आपकी आइडियोलॉजी और कॉन्शियसनेस, और ये जो आइडियोलॉजी सुपर स्ट्रक्चर में है ये इंटर्न सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है, लेजिटिमाइज करता है कंडीशंस प्रेजेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कंडीशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी है? इट इज इन फेवर ऑफ व्हाट? Who is owning these factors of production? Who is dominating this mode of production? The ruling class. So this ideology is going to support their interest, bourgeois or dominant interest. तो ideology यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए. Ideology supports bourgeois or dominant interest. Ideology is there to strengthen the conditions present in economic infrastructure, right? तो it is a tool or instrument through which masses
or subject class is indoctrinated and manipulated, right, and thereby a distorted picture of reality is created. You will not be able to see reality as it is. एक पर्दा डाल दिया गया है आपके फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, आपको इट ब्लाइंड्स द पीपल, राइट. तो आपकी क्या होगी, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होगी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की, एंड नॉट ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. यू आर सब्जेक्टिवली परसीविंग द रियलिटी विच इज फॉल्स, फॉल्सली परसीविंग द रियलिटी, बिकॉज रियलिटी और आपके बीच में क्या आ जाता है, आइडियोलॉजी का पर्दा आ जाता है रूलिंग क्लास को. यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली. तो जैसे ही आप इसको हटाओगे आइडियोलॉजी को, राइट, इसको अंडरमाइन कर दोगे रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को, देन वर्कर्स विल सी द ट्रू रियलिटी, और वहां से ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, राइट. ठीक है. नाउ द सी इज थी. नाउ आइडियोलॉजी इज हेल्ड बाय बोथ रूलिंग क्लास एंड सब्जेक्ट क्लास. इट इज नॉट ओनली हेल्ड बाय द सब्जेक्ट क्लास. Ruling class also believes in this ideology, that is, it is a way of seeing and interpreting the world. तो कैसे, in terms of capitalist values. तो रूलिंग क्लास, बिजनेसमैन भी बात करते हैं, वो भी बिलीव रखते हैं मेरिट में. अडानी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उनसे पूछा जाता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, राइट, सीक्रेट टू सक्सेस. ही सेज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क. So it is based on merit. Everyone believes in it. Ruling class believes in it, and it is injected in the subject class, and they also believe in it. Ruling class believe in it because it benefits them. Subject class still believes in it even if it does not benefit them, because there is contradiction or conflict of interest between the ruling class and the subject class. So subject class should not be actually believing in it, but they actually believe in it because their consciousness is shaped by this ideology, and they are not able to see the true reality. Right? They are blinded. तो क्या मेरिट है, सक्सेस मिल सकती है, अचीवमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस मेरिट, राइट. एफिशिएंसी होती है, कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्डाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है कैपिटलिज्म में, राइट. मोबिलिटी है, आप अचीव कर सकते हो, राइज, यू कैन राइज अप दिस इन हियरार्की, एंड ओपन सोसाइटीज है. ऑल दिस इज अ फॉल्स और मिथ रियलिटी विच इज क्रिएटेड, राइट, डेलिबरेटली क्रिएटेड, एंड बोथ एक्चुअली बिलीव इन इट, राइट. तो हमने बाद में पढ़ा था लुईस अल्थुजर, आइडियोलॉजी की बात करेंगे, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस के बारे में आपको बात करनी है. टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजिकल रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. अब आते हैं ग्रैम्स्की. ग्रैम्स्की मैंने आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं एक थोड़ा सा एडिशनल पर्सपेक्टिव आपको लेके आऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है. और वो जो एडिशनल पर्सपेक्टिव है वहां पे क्या है, ही डिफर्स फ्रॉम मार्क्स, राइट. देयर इज ए सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन मार्क्स एंड ग्रैम्स्की. He agrees with Marx and he also disagrees with Marx. तो डिसएग्री कैसे करते हैं हम वो पढ़ेंगे, राइट. ठीक है. तो ग्राम्स्की क्या बोलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, रूलिंग क्लास. He says रूलिंग क्लास हमने पढ़ा था, इट रूल्स बाय कंसेंट ऑफ दोज हु आर सब्जेक्टेड टू द पावर ऑफ द बुर्जुआ. इट रूल्स बाय कंसेंट एंड सेल्डम बाय फोर्स. कभी कभी फोर्स यूज करते हैं जब कंसेंट काम नहीं चलता. मोस्टली दे रूल बाय कंसेंट, राइट. तो अगर आप कंसेंट से रूल कर रहे हो लोगों के, तो इसका मतलब वो बोलते हैं कि रूलिंग क्लास हैज एस्टेब्लिश्ड देयर हेजेमनी. हेजेमनी मतलब कंप्लीट एंड टोटल डोमिनेशन, राइट. लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं. तो मतलब लोग इसके खिलाफ रेजिस्ट नहीं करते, ओपोज नहीं करते, क्योंकि लोग भी बिलीव रखते हैं कि जो ट्रू, जो प्रेजेंट सोशल ऑर्डर है, जो जैसे प्रेजेंट रियलिटी है, प्रेजेंट सोशल ऑर्डर है, वो नेचुरल है. Present scheme of things are natural, proper, fair and legitimate. There is nothing wrong about it, right? So they are indoctrinated and manipulated by this ideology, right? Which is propagated by what? Civil society, which belongs to the domain of state. State में क्या आता है, political society, civil society हमने बात की थी. तो civil society के various institutions ये propagate करते हैं. For example, church और religion, family, यही superstructure की बात कर रहे थे मार्क्स भी, राइट. यहाँ पे ओवरलैप करती है उनकी थिंकिंग मार्क्स के साथ. फैमिली, एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज ये प्रोपगेट करते हैं मास मीडिया, राइट. ठीक है. लेकिन हियर इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक एंड दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ही टॉक्स अबाउट, ही सेज कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट और एब्सोल्यूट हेजेमनी ऑफ द रूलिंग क्लास ओवर द सब्जेक्ट क्लास इज नॉट पॉसिबल, राइट. वो बोलते हैं मैन पोजेस व्हाट, नॉट ओनली वन सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. ही सेज मैन्स कॉन्शियसनेस इज डुअल. मैन की डुअल कॉन्शियसनेस है, राइट.
ठीक है, दो एक कॉन्शियसनेस में कुछ सर्टेन सेट ऑफ आइडियाज हैं और कुछ सर्टेन सेट अलग आइडियाज भी हैं। तो मेंस कॉन्शियसनेस इज डुअल, इट इज नॉट मोनोलिथ कंसेप्ट, राइट, इट इज नॉट वन सिंगल कॉन्शियसनेस, राइट। मैन की कॉन्शियसनेस क्या है? डुअल कॉन्शियसनेस है, टू सेट ऑफ आइडियाज हैं, दीज आर कन्फ्लिक्टिंग, सो विच क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डायलेमा इन हिज माइंड। पर मैन अवेयर नहीं है, हमें उसको इस डायलेमा के बारे में, राइट, उसकी जो ये डुअल कॉन्शियसनेस है, एक सेकंड जो फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तो C1 कॉन्शियसनेस, अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस C1, राइट, रूलिंग क्लास जो शेप करती है, एक C2 भी है, वो क्या है? मैन्स आइडियाज और बिलीफ्स, ही सेज मैन के जो आइडियाज हैं और बिलीफ्स हैं, दे आर और पार्ट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, मैन्स आइडियाज और बिलीफ्स और a part of his consciousness is also shaped by his activities and experiences। उसके साथ जो experiences हैं, राइट, उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो एक्टिविटीज है, वो भी उसकी कॉन्शियसनेस को शेप करती है। ऐसा नहीं खाली रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी ही शेप करती है। और वो कैसे है? बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैन इज लिविंग इन अबिस्मल लिविंग कंडीशंस, दिस इज ट्रू एंड ही फील्स दिस डे इन एंड डे आउट। और जहां पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्ट थी, दीज वर व्हाट? पॉवर्टी, देयर वाज हंगर, राइट, दे वर लिविंग इन स्लम्स, डिजीज था, पुअर सैनिटेशन था। तो दिस ऑल्सो शेप्स मैन्स कॉन्शियसनेस, right, a part of his consciousness is also shaped by it, but man is not aware of it। ठीक है, abysmal working conditions, राइट, अब यहाँ पे स्पेस की कमी थी तो मैंने एब्रीविएशंस का यूज की हैं। abysmal वर्किंग कंडीशन कौन सी? LWH, लॉन्ग वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, PDWC, व्हाट इज दिस, राइट, दिस इज पुअर एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, राइट, राइट, ELW, extremely low wages, then there is no voice or say in management, no power, right। अभी इसी को ही कंटिन्यू रखते हैं, एक और इसी का ही कंटिन्यूएशन में ग्राम्स्की के एक एस्पेक्ट देखते हैं। तो ग्राम्स्की क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या प्रपोज करते हैं कि जो रिवोल्यूशनरीज हैं या फिलोसोफर्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे नीड टू टैप इनटू दिस अनदर पार्ट ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस, राइट, विच इज नॉट डोमिनेटेड बाय द बुर्जुआ, right, and they need to make people aware of it, right। This consciousness is there, right, but it is simmering in underground, right। Men are feeling something but men are not aware of it, right। So you need to make people aware of it, and this is the work of revolutionaries, philosophers and intellectuals, right। हमारे पास हमारे साथ वेरियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट, पर उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हम। तो हम क्या, उनको कॉम्प्रीहेंड तभी कर पाएंगे, इसलिए बोला जाता है यू शुड बी इंडल्जिंग इन डायरी राइटिंग, सॉरी दिस डायरी राइटिंग यार, राइट। अब रेगुलरली यू राइट योर थॉट्स, राइट, डायरी राइटिंग कीजिए। तो जो थॉट्स थे विच वर देयर, विच वर अनऑर्गेनाइज्ड, एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग थी, एक कॉन्शियसनेस थी, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। वाइल राइटिंग इट डाउन, वाइल थिंकिंग अबाउट इट, यू विल बिकम अवेयर ऑफ इट। सो अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, यू आर फीलिंग इट बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट। सो make people aware of it, establish a counter hegemony, right, hegemony के against counter hegemony, उनकी ideology against counter ideology through the works of these great philosophers, intellectuals and revolutionaries, and thereby using this, making people aware of it, you tap into this consciousness part and you try to, these revolutionaries should be trying to win the minds, not minds and hearts of the people, right, and thereby you will undermining this ruling class hegemony, राइट, बिकॉज हेजमनी इज ओनली पार्शियल, इट इज नॉट टोटल। अगर कंप्लीट हेजमनी होती थी तो देन देयर वाज नो स्कोप फॉर रिवोल्यूशन, फॉर दिस काउंटर आइडियाज, फॉर दिस काउंटर हेजमनी, कोई स्कोप ही नहीं था। तो हेजमनी कंप्लीट नहीं है, ओनली पार्शियल है, राइट। और इसी को टैप करके आपको क्या है, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आनी है और एक आपको एक अच्छे समाज की निर्माण करना है, एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करना है, राइट। दिस आर द वर्क्स ऑफ Gramsci। See, now we'll be taking a look into two important sociologists or social scientists who will be talking about ideology, right? इसमें जो सबसे important, अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से थिंकर को इंट्रोड्यूस करना है आपको इन योर आंसर्स, स्पेसिफिकली अगर आइडियोलॉजी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, then it's an absolute must that you need to include the name of कार्ल मैनहाइम इन योर आंसर, राइट।
इसलिए ये स्टार मार्क किया हुआ मैंने। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, राइट। तो आपके आंसर में बाकी कोई हो ना हो, लेकिन कार्ल मैनहाइम जरूर होने चाहिए, राइट। कार्ल मैनहाइम ही रोट अ बुक, और इस बुक का नाम था आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, राइट। इसमें वो डिफरेंशिएट, एक डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विश करते हैं आइडियोलॉजी के बीच में और यूटोपिया के बीच में, राइट। बोथ आर आइडियोलॉजीज। वो बोलते हैं आइडियोलॉजी, वो स्पेसिफिकली जब वर्ड यूज करते हैं, राइट, वो मार्क्सिस्ट सेंस में यूज करते हैं, राइट। आइडियोलॉजी इज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, ठीक है। नाउ आइडियोलॉजी मतलब रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, राइट। और रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी किस चीज पे एम्फसाइज करेगी? इट विल एम्फसाइज ऑन मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ करंट सिचुएशन, सोशल ऑर्डर पे एम्फसाइज करेगी, राइट। बिकॉज जो डोमिनेंट और बुर्जुआ है या डोमिनेंट क्लास है, रूलिंग क्लास है, राइट, वो ज्यादातर सभी के सभी बेनिफिट्स मोनोपोलाइज कर रही है करंट सोशल ऑर्डर में, राइट। वो सारी पावर एक्सरसाइज कर रही है करंट सोशल ऑर्डर में। तो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि इस सोशल ऑर्डर में चेंज हो। तो थ्रू रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी इट विल ट्राई टू काइंड ऑफ सीक जस्टिफिकेशन, लेजिटिमेशन, राइट, फॉर दिस करंट प्रिवेलिंग कंडीशंस। वो उसको चेंज नहीं होने देना चाहेगी, राइट। सो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी it emphasizes on maintenance of social order, right, that is its legitimation and justification. It will portray to the people that this current prevailing social order, these social conditions, these are natural, these are proper, these are just, these are legitimate, these are fair, right. There is nothing wrong with them, and there is nothing wrong with the current scheme of things, right. So it will emphasize on maintenance of status quo, status quo बना रहे, यथास्थिति बनी रहे, राइट, कोई चेंज ना हो। तो वो बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है, जो फंक्शनलिस्ट हैं, उनका भी होता है कि फंक्शनलिस्ट प्रमोट दीज कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज। तो फंक्शनलिस्ट किस पे एम्फसाइज करते हैं? कंसेंसस पे। देयर इज वैल्यू कंसेंसस, देयर इज ऑर्डर, there is stability in society, there is integration between different parts, so they focus on status quo, consensus, order, stability, integration, value consensus, right. और अगर वो कोई चेंज भी बोलते हैं, अगर सोशल चेंज के बारे में भी बात करते हैं, so they will mostly focus on continuity rather than change. अगर चेंज की भी बात करते हैं, they will talk about only about small, incremental, gradual और evolutionary changes. तो वो किसके बारे में बात करते हैं? सोसाइटी इज इन इक्विलिब्रियम बट नॉट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल चेंज होता रहेगा, हल्का फुल्का चेंज होता रहेगा। सो इट इज इन द स्टेज ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट, मूविंग और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो कंटिन्यूटी एंड चेंज गोज हैंड इन हैंड, राइट, बट इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज। और इसको अगर पुलंदजाज बोलेंगे, राइट, दीज आर नथिंग बट कंसेशंस. What you are talking about change, these are concessions which are given by the state, by the ruling class, right, in order to ensure cooperation of the subject class, so that they will feel that there is nothing wrong with the current or prevailing social order, current scheme of things. ठीक है. अब आती है बात यूटोपिया की. वो बोलते हैं ये जो यूटोपिया है, it means मार्क्स बोलते हैं कम्युनिस्ट यूटोपिया, एन एब्सोल्यूट इगैलिटेरियन क्लासलेस वर्ल्ड क्रिएट होगा जिसमें इनइक्वालिटी नहीं होगी, कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ इनइक्वालिटीज, राइट, वेयर मैन विल बी एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, देयर विल बी नो एक्सप्लॉइटेशन, राइट, मैन विल नॉट बी अ वन डायमेंशनल मैन, ही इज विल मल्टी डायमेंशनल मैन, राइट. तो एक अ होप और इमेजिनेशन और विशेज एंड विजन ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड, राइट. सो दीज आर व्हाट, उनको बोलते हैं दीज आर यूटोपियन आइडियोलॉजीज. तो जो मार्क्स बोलते हैं कि मैं कोई आइडियोलॉजी नहीं दे रहा, मैं तो सत्य की बात कर रहा हूं, मैं तो ट्रुथ की बात कर रहा हूं, राइट, एक्चुअल रियलिटी की बात कर रहा हूं, और मैं प्रिस्क्राइब भी एक अच्छा वर्ल्ड प्रिस्क्राइब कर रहा हूं. तो ये क्या है? दिस इज ट्रूथ और रियलिटी. आइडियोलॉजी हाइड्स द ट्रूथ. तो वो बोलते हैं दिस इज यूटोपिया, एंड यूटोपिया आर ऑल्सो, दीज आर यूटोपियन आइडियोलॉजी, दीज आर ऑल्सो आइडियोलॉजीज. कार्ल मैनहाइम बोलते हैं. और ये जो आइडियोलॉजी है किस पे फोकस करते हैं? ये बात कर रहे थे स्टेटस को, सोशल ऑर्डर पे. ये बात करते हैं सोशल चेंज की,
विच इज रिवोल्यूशनरी। अगर ये चेंज की बात कर रहे थे, कंटिन्यूटी और चेंज दोनों की बात कर रहे थे, मूविंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और या फिर ये इवोल्यूशनरी चेंज की बात कर रहे थे। ये किसकी बात करेंगे? लार्ज स्केल चेंज इन सोसाइटी, रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन सोसाइटी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हम देखेंगे, रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, राइट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑर्डर एंड सोशल स्ट्रक्चर, कंप्लीट ऑल्टरेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, right, overthrow of the current social order, and this will be through a revolution. Social change, revolution creates a new social order, right, through revolution and revolutionary change. So these are total changes. We are going to introduce changes in all the aspects of the life, social, economic, political, right, a completely new social structure, a completely new social order, which is a utopia, a dream, right, total change की बात करते हैं। और वो बोलते हैं ये जो यूटोपियन आइडियोलॉजीज हैं ये किस में प्रेवलेंट होती हैं? दीज आर प्रेवलेंट इन हु? पीपल हु आर डिसएडवांटेज्ड, राइट, they will want the conditions to change, who are depressed sections of the society, who are downtrodden sections of the society, who are the voiceless and powerless sections of the society, right, depressed, downtrodden and oppressed sections of the society. जैसे मिलेनियरियन मूवमेंट होती है, राइट, मिलेनियरियन बेसिकली आपका आया है क्रिश्चियन मैथोलॉजी से, उसमें ये बोला था कि जीसस विल अगेन बी कमिंग बैक आफ्टर, आई थिंक आफ्टर 1000 ईयर्स, और कंप्लीटली चेंज कर देगा सोशल ऑर्डर को, राइट, सुपर नेचुरल इंटरवेंशन होगी और एक नए समाज का निर्माण होगा, नए सोशल ऑर्डर का निर्माण होगा जिसमें ट्रुथ प्रिवेल करेगा, राइट, जिसमें एवरीवन एक हेवन बनाया जाएगा अर्थ पे, राइट। तो ये ऑल्सो प्रिवेलेंट इन व्हाट ट्राइबल मूवमेंट्स आपने पढ़ी होगी, तो वो भी यही थे कि भगवान आएंगे और कंप्लीटली सुपरनेचुरल इंटरवेंशन, वो चीजें चेंज हो जाएगी। तो जब बिरसा मुंडा को भगवान मान के ही कि वो आए हैं और उनको फॉलो कर देते इन दिस ट्राइबल रिवोल्ट्स दैट वर हैपनिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल रिजीम, कि वहां पे एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस थी, राइट। सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, राइट। एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है कार्ल पॉपर, राइट, इन्होंने बुक लिखी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, राइट। तो पहले मैं आपको इसका एक कंटेक्स्ट बता देता हूं, इस बुक का कंटेक्स्ट क्या था। सी दिस बुक वाज रिटन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट, ठीक है, जिसमें कार्ल पॉपर ही रोट दिस बुक, राइट, एंड ही केम इन डिफेंस ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज, राइट, एंड ही क्रिटिसाइज टोटलिटेरियन रिजीम्स ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, राइट, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में लिखी थी, इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ गिव लेजिटिमेसी to the efforts of countries in the world war who are fighting on the side of democracy, right, और क्रिटिसाइज किया था टोटलिटेरियन रिजिम को। तो ओपन सोसाइटीज मतलब दीज वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज, और उनके एनिमीज मतलब दोस टोटलिटेरियन रिजिम्स, राइट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इस बुक में ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन ट्रुथ एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। वो आइडियोलॉजी को एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में समझते हैं कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, और आइडियोलॉजी को बोलते हैं, आइडियोलॉजी स्पेसिफिकली वर्ड रेफर मेंशन करते हैं, दैट इज फॉर टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज, वो हम देखेंगे, राइट। तो वो बोलते हैं, तो यहां पे व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो बोलते हैं और कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ही कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज, राइट, जिनको ओपन सोसाइटीज बोलते हैं, एंड टोटलिटेरियन रिजीम्स, राइट, जिनको क्लोज्ड सोसाइटीज बोलते हैं। इनके बीच में कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, टोटलिटेरियन रिजीम्स क्लोज सोसाइटीज को क्रिटिसाइज करते हैं और इनको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं दीज ओपन सोसाइटीज आर ड्रिवन बाय द सर्च फॉर ट्रूथ, whereas totalitarian societies are guided by ideology, right, which is basically mean you are blinded, right, ठीक है। तो वो आइडियोलॉजी को बड़ी ही स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, राइट। तो जब वो बोलते हैं ट्रुथ एंड ओपन सोसाइटीज गो हैंड इन हैंड, राइट, ही सेज ओपन सोसाइटीज आर गाइडेड बाय सर्च फॉर ट्रुथ, a higher understanding and not ideology. Ideology मैंने आपको बोला था sticking to your ideas, absolute belief in that, right, through which you will perceive social order and try to change it or to bring the social order in conformity with your ideology, right. तो ideology is not the truth, right. ट्रूथ का मतलब होता है, वो बोलते हैं हायर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, ट्रुथ कैसे एस्टेब्लिश होता है ओपन सोसाइटीज में, क्योंकि यहां पे वो बोलते हैं मैन इज नॉट ड्रिवन बाय और कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, राइट। वहां पे क्या है, मैन इज रेडी
टू शेड हिज बिलीव्स, राइट। अगर कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आती है, इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, काउंटर व्यूज, अगर वो रैशनल है, लॉजिकल है, तो मैन क्या है, अपने आइडियाज को शेड करके, राइट, हायर ट्रुथ की तरफ बढ़ता है। सो मैन इज नॉट ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी, राइट। तो वो बोलते हैं ओपन सोसाइटीज में क्या है, डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, राइट। डिसेंट प्रमोट किया जाता है, जहां पे ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट विच इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द व्यू पॉइंट ऑफ मेजोरिटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट। यहां पे क्या है, नो सिंगल व्यू और आइडियोलॉजी डोमिनेट्स हियर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, दिस इज द कीवर्ड, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स व्यूज, आइडियाज एंड ओपिनियंस। व्हेन यू एक्चुअली एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट others views, ideas and opinions, right, it means you are open to debate, open to discussion, right, jahan pe you know that you can be proven wrong in terms of counter opinions or counter ideas, right. तो एक particular ideology dominate नहीं करती, through this regular debate or discussion we are moving to a higher understanding, we are moving to the truth. So these societies are guided by truth, और वो अपने आइडियाज भी होल्ड करते हैं, दे नो दे कैन बी प्रूवन रॉन्ग, राइट, एंड दीज आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन। आई कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, राइट, देयर इज नो, आई एम नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, राइट, एंड दे आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेफ्यूटेबिलिटी। आई कैन बी रिफ्यूटेड, तो आई एम नॉट actually or absolutely committing to my viewpoint. I know there can be a change in my viewpoint with more debates and discussions, and thereby when I am in an open debate, in an open society, when I am imagining myself in perspective of other, right, trying to understand his arguments, right, and in lights of these arguments there is a possibility that my views cannot hold ground. I can be proved wrong, I can be falsified, I can be refuted. सो ऐसे डिबेट और डिस्कशन से क्या है, वी आर मूविंग टू हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। अगर आप लिंक कर पाओ इसको, मैंने हेगल में बोला था, राइट, एंटीथेसिस थीसिस होती है, राइट, और मेरे आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ लूप होल होगा, दैट इज एंटीथेसिस, और इन्हीं को मिलकर सिंथेसिस बनती है, फिर सिंथेसिस इज न्यू थीसिस, एंटीथेसिस, अल्टीमेटली वी आर मूविंग टू हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर नॉट कमिटेड टू अ वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड यू नो यू कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, राइट। तो इसलिए वो बोलते हैं कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, एंड वो बोलते हैं ह्यूमिलिटी इज द बेसिस ऑफ ट्रू साइंस एंड डेमोक्रेसी। जब मैं पॉजिटिविज्म पढ़ा रहा था और उसका क्रिटिसिज्म दे रहा था साइंटिफिक मेथड का, मैंने कार्ल पॉपर पढ़ाया था उसमें, तो बोलते ट्रू साइंस वही है जिसमें स्कॉलर ये मान के चले कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फॉल्सिफिकेशन, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिफ्यूटेबिलिटी, आई कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, हु डज नॉट गिव एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स और डज नॉट क्लेम एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। तो इसी के बेसिस में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेयर से भी लिंक कर सकते हो, आई माइट नॉट एक्सेप्ट विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू माई डेथ योर राइट टू से इट, और इसी को कंटिन्यू करो और एक्सटेंड करो, आई कैन एक्चुअली बी प्रूव्ड रॉन्ग। तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं, राइट, मल्टीपल आइडियाज, व्यूज और ओपिनियन से इनका एक डायनेमिज्म ऐसा बनता है, देयर इज कंटिन्यूअस डिबेट एंड डिस्कशन, राइट, वेर इन देयर पीपल आर गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन एंड रिफ्यूटेबिलिटी, आई कैन एक्चुअली बी प्रूव्ड रॉन्ग, एंड देयर बाय दे आर लुकिंग फॉर एन हायर सर्च ऑफ ट्रूथ, सो दे आर नॉट ब्लाइंडेड बाय अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोसाइटीज आर ड्रिवन बाय सर्च फॉर ट्रूथ, राइट। और इसमें बोलते हैं दीज आर थियरीज एंड नॉट आइडियोलॉजीज। ऐसे ही बोलते हैं टोटलिटेरियन रिजिम्स। तो मैंने आपको बोला था फासिज्म और नाजिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने बुक लिखी थी, राइट। और उस टाइम पे हमने देखा था कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसीज को यूएसएसआर भी सपोर्ट कर रहा था, तो कम्युनिज्म के खिलाफ उस टाइम पे इस बुक को इंटरप्रेट नहीं किया गया था। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होती है, कोल्ड वॉर इरा स्टार्ट होता है, तो कम्युनिज्म को भी इसी पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज किया गया, राइट, मार्क्सिज्म को भी इसी पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज किया गया। जब टोटलिटेरियनिज्म और क्लोज्ड सोसाइटीज की बात करते हैं, जिसमें क्या है, ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप्स है, राइट, सिंगल पार्टी रूल है या फिर, ठीक है, पावर कंसंट्रेटेड है कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में। तो यहां पे वो बोलते हैं दे इंपोज और पुश डाउन अ सर्टेन आइडियोलॉजी डाउन द थ्रोट्स ऑफ मासेस एंड सब्जेक्ट्स, राइट। जो मासेस और सब्जेक्ट्स हैं टोटलिटेरियन रिजीम्स में, टोटलिटेरियन सोसाइटीज में, राइट, तो जो रूलर है, जो डिक्टेटर है,
वो एक आइडियोलॉजी क्या है, पुश करता है, राइट, डाउन द थ्रोट्स ऑफ दिस मासेस विच द मासेस हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। एंड दीज आइडियोलॉजीज आर गाइडेड बाय अ सर्टेन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, राइट, they are guided by certain view of the world, they have interpreted the world in a certain manner, right, this is the ideology, they are seeing the reality in a certain manner, right, they are describing the social reality in a certain manner and prescribing various changes in it in order to bring their own utopia, right, so certain view of the world, or they claim to know the absolute truth, they claim to know the absolute truth, हमें absolute truth पता है, right, communism आएगा ही आएगा, and it is the most ideal form of living for a human being, right, capitalism is absolutely evil or bad, there is nothing good in capitalism, right, so they give absolute statements and they stand by these statements, and they, according to them, these are irrefutable, these ideologies are infallible, which are not wrong, cannot be proved wrong, and these are not falsifiable, and they want to establish a utopia, that is they are selling dreams, a utopian world, ठीक है। Now let me try to help this with, explain this with the help of an example. हिटलर जब आ रहे थे, मुसोलिनी जब आए थे, राइट, उनकी एक सर्टेन आइडियोलॉजी थी, सर्टेन विचार था, राइट, और इस विचार से ही वो एक अपनी कंट्री का और सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे, और वो सोचते थे कि ये जो विचार है यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और उनका एक फर्म बिलीव था उसमें, राइट, और एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये प्रूव ये क्या रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। तो बट इवन इफ दे आर कमिटिंग सर्टेन एट्रोसिटीज, दे वर कमिटिंग इट विद द गुड इंटेंशन, और ये बोला जाता है रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, राइट, तो अपने हिसाब से तो वो ठीक कर रहे थे, दे एब्सोल्युटली बिलीव्ड इन इट, और वो एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे। जब हिटलर बोलते हैं कि आर्यन रेस, जिसकी ब्लू आइज और ब्राउन हेयर हो, राइट, सबसे सुपीरियर रेस है, ही वॉज गाइडेड बाय सोशल डार्विनिज्म, निश्चय टू एन एक्सटेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड वी आर बाउंड टू रूल ओवर द एंटायर वर्ल्ड, वी शुड बी डोमिनेटिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड, सो ही होल्ड दिस आइडियोलॉजी एंड स्टूड एब्सोल्युटली कमिटेड टू इट, right, Jews are disgusting, they should be completely eliminated, right, they are cancerous, they are a cancer to the German society, so this cancer needs to be eliminated. He absolutely believed in it, and he wanted to impose this ideology down the throats of these masses, right, so closed societies में क्या है, whether it is Stalin, Mao in communist societies, or Hitler or Mussolini इन नाजी एंड फासिस्ट रेजिम्स, राइट, तो क्या है, वो एक यूटोपिया, वी विल क्रिएट दिस यूटोपिया। लबनसरोम बोलते हैं कि एंटायर वर्ल्ड बिलोंग्स टू द जर्मन रेस, और सारे रिसोर्सेज जर्मन रेस के लिए होना चाहिए, तभी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी जब सबसे फिट रेस होगी। दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन, दिस इज व्हाट हिटलर आर्ग्यूड अबाउट, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी। और दीज आर व्हाट टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज, हम पूरी सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स will be shaped in terms of these ideologies, whether it is determines all the aspects of the life, total aspects of life, public, social, economic, political, सभी इसी से शेप होंगे, even your private aspects, whom you marry, what you eat, what you think, what you feel will be determined in terms of this, तभी वो यूटोपिया आ पाएगा, right, so it gives no space for what, criticism, no space for what, alternative viewpoint, no space for what, 3Ds, debates, discussions and dissent, right, dissented people are eliminated using sedition, calling them anti-nationals, eliminating them, murdering them. This is what Stalin did, this is what Mao did, and this is what Hitler did, right, freedom of speech and expression, no space for it, so they are guided by determinism, certainty and predictability, राइट, वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली सर्टेन, इट इज एब्सोल्युटली प्रिडिक्टेबल। और जब मैंने आपको बोला था क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कॉम्ट को, वो बोलते हैं पॉजिटिविस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटलिटेरियनिज्म, क्रिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यूड। कैसे लिंक कर सकते हैं? पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल थ्योरी है, एक यूनिवर्सल लॉ है, उसके बेसिस पे पूरी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या है सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन हिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन दैट सेंस
Marx was also a positivist. Plus, do not comment whether it is good or bad. Describe the reality as it is, so there will be no criticism of these regimes. Right? Plus, positivism leads to certainty and predictability. Right? Everything in life is guided by these social laws. So they were to an extent inspired by these positivists. राइट और इसलिए कार्ल पॉपर ने पॉजिटिविस्ट को भी क्रिटिसाइज किया था कि देर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर फॉल्सिफिकेशन, देर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर रिफ्यूटेबिलिटी. अगर आपकी थ्योरी रिफ्यूटेबल नहीं होगी, इट मीन्स इट इज कंप्लीटली रिडिकुलस. उसको सूडो साइंस बोला उन्होंने, सूडो साइंस. यूनिवर्सल थ्योरीज को इसलिए क्रिटिसाइज किया. देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिफ्यूटेबिलिटी. सो दिस इज हाउ ही ट्राइज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, दैट इज टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज. राइट. एक लास्ट डायमेंशन देखते हैं. एक डिबेट चलती है कि विच इज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ डिबेट. राइट, कि जो आइडियोलॉजीज हैं उनका एंड हो चुका है. राइट, ये डिबेट चलती है ना. किस पर्सपेक्टिव में ये बात की जा रही है? एक सर्टेन पर्सपेक्टिव के साथ ये बात की जा रही है कि विच आर टॉकिंग अबाउट दैट देयर आर नो आइडियोलॉजीज एनी मोर, और आइडियोलॉजीज हैव कोलैप्स्ड. एंड ऑफ आइडियोलॉजीज हैव टेकन प्लेस. See, this is relevant from political science point of view, but you never know, they might ask you a question in sociology as well, right? ठीक है. See, सबसे पहले एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में किसने बात की थी? सबसे पहले डैनियल बेल करके एक स्कॉलर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है. ही रोट अ बुक का नाम ही है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी. राइट, ठीक है. ये किस कंटेक्स्ट में ये बुक लिख रहे थे? ही वाज स्पेसिफिकली राइटिंग दिस बुक in post World War II era, right? Post World War II era, जहां पे मेन एम्फेसिस क्या था? उससे पहले लड़ाइयां चल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी. राइट, आइडियोलॉजी के पीछे पे वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस हो रहे थे. और उस टाइम के बाद क्या है, वो बोल रहे कि लोग उब चुके थे. दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आइडियोलॉजी एनी मोर, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म. राइट, लोगों का मेन कंसर्न ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, फोकस शुड बी ऑन ग्रोथ, फोकस शुड बी ऑन प्रोग्रेस, फोकस शुड बी ऑन प्रोस्पेरिटी, फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट, फोकस शुड बी ऑन रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर दिस डैमेज टू लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैन, राइट, टू बिल्ड द वर्ल्ड अगेन. ठीक है, वेदर इट बी थ्रू द रूट ऑफ सोशलिज्म और थ्रू द रूट ऑफ कैपिटलिज्म. People wanted a development, that's it, right? People are focused on growth and development, poverty alleviation, and not concerned about ideologies, right? फिर वो ये भी बात करते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दे हैव बीन ब्रिज्ड. राइट, जो गैप था उसको मिटिगेट कर दिया गया है. कैपिटलिज्म इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सोशलिज्म एंड सोशलिज्म इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, और उनका एक मीटिंग पॉइंट बन रहा है. राइट, तो एक जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है वो कोलैप्स कर रही है. राइट, इस पर्सपेक्टिव में वो आइडियोलॉजी डिबेट के बारे में बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजीज हैव एंडेड. मिटिगेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. फॉर एग्जांपल, कैपिटलिज्म में फोकस है वेलफेयर स्टेट के बारे में. वेलफेयर स्टेट क्या है? जो कैपिटलिस्ट के साथ साथ सोशलिस्ट पॉलिसीज भी, पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज भी फॉलो करें. राइट, जैसे अडॉप्टिंग सोशलिस्ट पॉलिसीज. राइट, यहां पे पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज भी लिख दो आप. पॉवर्टी एलिविएशन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, सब्सिडीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. राइट, and they are not just talking about growth or GDP, they are also talking about inclusive growth, they are talking about welfare and development. Right, for example, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उन दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन, और उनको तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही बोला जाता है. राइट, जहां पे वेलफेयर सेंटर्ड स्टेट है. ठीक है, ऐसी अमेरिका हेल्थ केयर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशलिस्ट पॉलिसी. एजुकेशन सब्सिडीज दी जाती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, पब्लिक एजुकेशन. ऐसी डोल्स और वेलफेयर फॉर द पुअर. राइट, ऐसी जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट. सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया प्राइवेट इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं. प्राइवेट इनिशिएटिव, इंडस्ट्रीज, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज, राइट, इवन दो दे आर कंट्रोलिंग देम. अलीबाबा, चाइना,
राइट। रशिया कितना इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करता है अपनी कंट्रीज में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर वो ये भी बोलते हैं कि both systems are driven by what? Engine of bureaucracies. Bureaucracy is central to them. So there is not kind of difference between capitalism and socialism, so as to say, right? Both are focusing on bureaucracy, standard and organized work, standardized division of labor, efficiency, right? Also both are driven by technology, technocratic rule, right? Role of scientist, role of technology, role of technocrats. Technology in the modern world has become central to nations, right? तो बोलते हैं in the past ideology was dividing nations, whereas in present nature of economy, technology, bureaucracy is unifying them. ठीक है, both are striving for acceleration of production, capturing global markets, right? Promoting technology, employing bureaucracy. फिर एक दूसरे कंटेक्स्ट में, राइट, कंप्लीटली डिफरेंट कंटेक्स्ट में फ्रांसिस फुकुयामा बात करते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में, राइट। उन्होंने बात की एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, राइट। वो बोलते हैं 1989-1991 के बीच में वी विटनेस्ड डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था, बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया था, राइट। ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी वाज कैपिटलिस्ट, ईस्टर्न जर्मनी वाज अंडर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, राइट। उसको गिरा दिया गया था, ठीक है। कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया है, इस फाइट में कैपिटलिज्म जीत गया है। तो जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन वो खत्म हो गई है। ही सेज वेस्टर्न, ही डिफेंड्स वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज और बोलते हैं दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यही से पता चलता है कि डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, पहले भी बात की थी फ्रांसिस फुकुयामा, इज रेडिली अडॉप्टेड बाय मोर एंड मोर नंबर ऑफ कंट्रीज। 1970s में जहां 1/3 पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसीज थी, अब वो सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो गई, अब 2/3 कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। सो डेमोक्रेसी और दिस वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिज्म इज रेडिली अडॉप्टेड बाय द पीपल। सो इस जो वॉर थी, आइडियोलॉजिकल वॉर थी, उसमें कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी जीत चुकी है। Democracies have won, right? Worldwide spread capitalism, worldwide spread of and acceptance of democracies have taken place. तो वो बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, राइट। एंड ऑफ हिस्ट्री, वो बोलते हैं हिस्ट्री का जो एंड है, आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन का जो एंड है, उसका जो डेस्टिनेशन है, इट इज नॉट यूटोपियन कम्युनिज्म जो मार्क्स ने एनालाइसिस किया था। मार्क्स ने बोला था लास्ट मैन स्टैंडिंग विल बी अ कम्युनिस्ट। वो बोलते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग विल बी अ डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी में जो बिलीव रखेगा, और वो क्लियरली विजिबल है। तो जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, वो खत्म हो गया है। द डिबेट हैज बीन सेटल्ड, राइट। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट इकोनॉमिक सिस्टम, right? So this was the end of ideology debate.